बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जेनेटिक्स पार्ट नंबर 2 हमारा लेक्चर है सेकंड। ठीक है, इसमें दो होते हैं। एक होता है सेल साइकिल जिसमें G1 S फेज़, G2 एंड माइटोसिस फेज़। G1 S और G2 को हम इंटरफेस भी कहते हैं और इसे मिसलीडिंगली पहले हम इसको रेस्टिंग फेज़ भी कहते थे। और माइटोटिक फेज़ वो होता है जिसमें पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ होती है। G1 के अंदर हमारे पास जो सेल है वो ग्रो करता है और प्रिपेयर फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए की बेस पेयर्स की सिंथेसिस होती है क्योंकि एस फेज़ में जाने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए सेल का साइज़ ग्रो होता है और बेस पेयर्स की सिंथेसिस होती है। ठीक है, एस फेज़ में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, एक क्रोमोसोम का डीएनए डबल होता है और वो आपस में होता है, लेकिन ये इसको एक ही क्रोमोसोम कहेंगे विद डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए। G2 फेज़ फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन का फेज़ होता है। M फेज़ में माइटोसिस होती है जिसमें न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं बट सेम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन पेरेंट सेल। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम रहता है, लेकिन सेल का नंबर ज़रूर चेंज होता है फ्रॉम 1 सेल टू 2 सेल। अब एक सेल को दूसरे सेल में जाने के लिए उसको अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करनी पड़ती है, बट क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन सेम। 46 इन पेरेंट सेल, 46 इन डॉटर सेल। 2n से 2n ही बनेगा, n से n ही बनेगा। वाइल जो मियोसिस होती है वो हैप्लॉइड होती है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल से हाफ हो जाते हैं। इंटरफेस में अभी मैंने आपको बताया कि G1 S और G2 फेजेस आएंगे। प्रोफेज में क्रोमेटिन आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, डीएनए कंडेंस होगा और क्रोमेटिन बनना स्टार्ट हो जाएंगे और बाद में वो इतने आपको कंडेंस होके विजिबल क्रोमोसोम की शक्ल में नज़र आएंगे जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे, सेंटर में क्रोमोसोम की तरह ऐसे। The nuclear envelope begins to break and the spindle fiber apparatus forms, forming the microtubule that help to separate the chromatid. मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आके क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे और एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और अपनी तरफ सिस्टर क्रोमेटिड्स को खींच लेंगे। टीलोफेज में उनकी दोबारा ऑपोजिट टू दैट ऑफ क्या होता है प्रोफेज, इसमें दोबारा न्यूक्लियर इन्वेलप बनना स्टार्ट हो जाएगी और जो है वो न्यूक्लियस अपीयर होना शुरू हो जाएगा और ऑर्गेनेलीज दोबारा अपीयर हो जाएंगी। साइटोकाइनेसिस, बीच में से एक फोरो बनेगा साइटोप्लाज्म के और 2 सेल को आपस से डिवाइड कर देगा और एक सेल से 2 पेरेंट सेल बनना शुरू हो जाएंगे। मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं और इसमें साइनेप्सिस होती है, पेयरिंग अप करते हैं, फिर उसमें आपस में कैस मैटर की फॉर्मेशन होती है और क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज 1 के दरमियान। मेटाफेज के अंदर जो हैं वो सेल इक्वेटर पे आके होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाती हैं। एनाफेज में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। यहाँ आपने याद रखना है कि माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होती थी, लेकिन एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है।
टीलोफेज़ 1 में 2 क्रोमोसोम आपस में अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे और डिकंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, और हैप्लॉइड सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। Meiosis 2 is the same as to the process of mitosis। जैसे माइटोसिस में होता था ऐसे ही meiosis 2 में होगा। कैंसर आपको पता है कि एक का कॉम्प्लेक्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। अनमाइटोस बहुत ज़्यादा सेल माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और ट्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसको हम बेसिकली 2 सेल से ओरिजिनेट करते हैं, जो एपिथेलियल सेल से। अब जो एपिथेलियल सेल में कैंसर होता है उसे कार्सिनोमा कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू में होता है उसे सारकोमा कहते हैं, जो एपिथेलियल में होता है उसे क्या कहते हैं, कार्सिनोमा, जो कनेक्टिव टिश्यू में होता है उसे सारकोमा, और जो लिम्फोमा में होता है उसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है, ब्लड वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है, ब्लड सेल्स का कैंसर हो जाता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्शन कर सकते हैं एक्सरे से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से और पीईटी स्कैन से। दूसरा पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट की आइसोलेशन करते हैं कटिंग एंजाइम से, जिसे हम एंडो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कहते हैं। फिर उसे एक सूटेबल वेक्टर में डालते हैं, उसे डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ देते हैं। फिर उस रिकॉम्बिनेंट काइमेरिक डीएनए को एक सूटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम यानी बैक्टीरियल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। उस जब वो डिवाइड करता है बैक्टीरिया सेल तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमारी प्रोडक्टिव जो कंपाउंड होता है वो प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, हाइब्रिडाइजेशन और एक्सप्रेशन सिस्टम। आपका कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एप्लीकेशंस में आप इससे डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं, क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन जीन थेरेपी। पीसीआर के अंदर हम एक अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को क्लोनिंग करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। सबसे पहले हम उसको डीनेचर करते हैं, फिर उसमें प्राइमर डालते हैं, फिर उसमें डीएनए पॉलीमरेज, जो स्पेशली टैग पॉलीमरेज होता है, उसके अंदर डाल के उसकी एक्सटेंशन करते हैं और एक डीएनए के सेगमेंट से बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। इस टेक्निक को हम पीसीआर कहते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग का बेसिकली जो पर्पस है, इसमें हम ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यानी डीएनए के अंदर किस ऑर्डर से एडेनिन, साइटोसिन, गावानिन एंड थायामीन अरेंज हैं, इस ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसके 2 मेथड हैं, एफ सेंगर मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड। एफ सेंगर मेथड में हम डीडीएनटीपीज डालते हैं, जो एक स्पेसिफिक डीएनए को अपने टर्मिनेटिंग पॉइंट जिस भी हम बेस का डीडीएनटीपी डालेंगे वो वहाँ पे जाके स्पेसिफिकली उस डीएनए के फ्रेगमेंट को ब्रेक कर देगा। तो इस तरह के डिफरेंट 4 टाइप ऑफ एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गवानिन के हमारे पास 4 फ्रेगमेंट्स डिफरेंट साइजेस डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे और उनको सेपरेट कर लेंगे। उस सेपरेशन के बाद हम उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसमें प्रोब डालेंगे। प्रोब डालने के बाद उसको विजुअलाइजेशन, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और उसको कंप्यूटर पे उसका एक स्पेसिफिक जो है वो यूज़ निकाल लेंगे, उसका एक इमेज। ये सारा प्रोसेस डीएनए सीक्वेंसिंग का है, ये आप उसको रीड कर लें। मैक्सम गिलबर्ट मेथड में बेसिकली ये होता है कि उसमें तो हमने डीडीएनटीपीज डाले थे, लेकिन मैक्सम गिलबर्ट मेथड 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें हम केमिकल्स की मदद से डिफरेंट एडेनिन, गावानिन एंड थायामीन बेसिस को सेपरेट करते हैं। जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो डिफरेंट साइज़ ऑफ फ्रेगमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। बाकी प्रोसीजर वैसा ही है कि उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल के उसकी सेपरेशन करेंगे
उसकी सेपरेशन के बाद उसको हम हीट देंगे। हीट इस केस में नहीं देते, इस केस में हम उसमें अंदर एल्कली डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी वजह से वो डी नेचर हो जाता है। डी नेचर होने के बाद हम उसके अंदर प्रोब डालेंगे और उसकी एक्सरे फिल्म में ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सब क्रिमिनल का, रेपिस्ट का और किसी भी पेरेंटल डिस्प्यूट ऑफ देयर चाइल्ड। इस टेक्निक के अंदर हम डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस से हम आइसोलेट कर लेते हैं पर्सन को। इसमें RFLPs का बहुत रोल होता है। आप RFLPs डिफरेंट एक जेनेटिक मार्कर्स होते हैं जो हर एक पर्सन में डिफरेंट होते हैं। उसकी बेसिस पे हम हर इंसान का डीएनए सेगमेंट को वहाँ से अब निकालते हैं, उसके पीसेस को ब्रेकअप करते हैं और उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल के उसको सेपरेट कर लेते हैं साइज़ की बेस पे। उसके बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उसको हीट फिर हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से सबसे पहले हम इसकी RFLPs बनाएंगे। RFLPs को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल के उसको सेपरेट करेंगे डिफरेंट साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स को। फिर उसके अंदर एक बेस डालेंगे, एल्कली डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से जो डीएनए वो डी नेचर हो जाएगा। जब डीएनए डी नेचर होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन से जाके बाइंड कर देगा। उसके बाद उसकी ब्लॉटिंग करेंगे। ब्लॉटिंग का मतलब है कि इसे नाइट्रोसेलुलोज की जेल के ऊपर हमने प्लेस करना है। उसके बाद उसकी हमने ऑटो रेडियोग्राफी करनी है प्रोब डालने के बाद। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बेसिकली एक लॉन्च हुई थी टेक्निक जो बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने और कंपनीज ने इसे लॉन्च किया। इसके लिए बेसिक इसका पर्पस ये था कि ये क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट जीन्स और जीन के अंदर प्रेजेंट जो बेस न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको सीक्वेंस कर सके। उनके सीक्वेंस को जानने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 1990 में और 2003 में ये कंप्लीटेड हुई थी। लेकिन जो सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस था, जो सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम था, वो 2006 में जाके कंप्लीट हुआ। 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स होते हैं, 20 to 25,000 जीन्स होते हैं, ठीक है, और इनमें वेरिएशंस आ सकती हैं। और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस फाइंड आउट करना और नंबर ऑफ जीन्स फाइंड आउट करना, ये बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था। टिश्यू कल्चर बेसिकली वो कल्चर की टेक्निक होती है जिसके अंदर हम किसी भी प्लांट का कोई टिश्यू लेके उसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं और उससे एक पूरा न्यू प्लांट की प्रोडक्शन होती है, जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, ठीक है। जीन थेरेपी जब भी आपका जीन कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको आप एक्स वीवो या इन वीवो जीन थेरेपी से क्योर करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन में डिफेक्ट आता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में म्यूकस और सॉल्ट की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो अफेक्ट होती है और सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में थिक स्टिकी म्यूकस प्रोड्यूस होती है जो उनके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बेसिकली हेरिडिटी होती है और ये जीन में डिफेक्ट की वजह से होती है। और इसका जो क्योर होता है, जो इसका सॉरी और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो इसका क्योर होता है, वो एक्स वीवो होता है।
थैंक यू सो मच। होप सो इंशाल्लाह आपको आज लेक्चर समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जेनेटिक्स पार्ट नंबर 3 का है। उसमें ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, मेजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट और म्यूटेशन का टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे इंशाल्लाह।